हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 28 सितंबर करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप इनको डेली बेसिस से कवर करते रहिएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपका सेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 28 सितंबर करंट अफेयर्स। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा गाइस कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और आर सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो आगे आने वाली जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उत्तराखंड में, सभी की तैयारी आप इससे कर पाएंगे। करंट अफेयर्स का ग्रुप चल रहा है, तो आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डेली से ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS2 से, हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ है कि बेनिफिट्स क्या हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। देखिए, एक तो फास्टिंग होती है यानी कि व्रत रखना, इसको हम बोल सकते हैं कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इसमें क्या है कि पूरे दिन में ऐसा नहीं है कि आपने पूरा दिन व्रत रखा। आप कुछ टाइम पे खाना खाएंगे, लेकिन वो किस टाइम पे खाएंगे और किस टाइम पे नहीं खाएंगे, उसके लिए कहा जा रहा है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ फास्टिंग अप टू 16 आवर्स डेली। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में जैसे 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटों में से 16 घंटे तो हम ना खाएं और दिन के 8 घंटे खाएं। अब ये 8 घंटे आप एक इस तरह से मान सकते हैं कि मान लेते हैं हम 10 AM से लें, अगर सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, यानी 6 PM तक आप जो खाना खाएंगे वो इसी बीच में खाएं। इससे पहले कुछ नहीं खाएंगे और इसके बाद कुछ नहीं खाएंगे। इसके बाद सिर्फ दूध पी सकते हैं। मतलब ये कहा जाता है, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आता है। ये 24 आवर का फास्ट रख लिया आपने ऑल्टरनेट डेज पे, कि आज खाना खाया फिर कल पूरा फास्ट हो गया, फिर परसों आपने खाना खाया, इस तरह से ऑल्टरनेट डेज पे रख सकते हैं। और कंप्लीट 24 आवर फास्ट ट्वाइस अ वीक, या पूरा 24 घंटे का फास्ट रख सकते हैं आप एक हफ्ते में 2 बार। Thus, a fasting period anywhere between 12 to 20 hours can be referred to as the intermittent fasting। यानी कि अगर आपका फास्टिंग का पीरियड 12 घंटे से 20 घंटे के बीच में रहता है, कि 12 से 20 घंटे के बीच आप कुछ नहीं खाते, इतनी देर आप कुछ नहीं खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में ही काउंट होगा। नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत ही डिटेल्ड में इश्यू समझाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव प्रोसीडिंग्स हैं, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट लाइव प्रोसीडिंग कर रहा है, तो वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बुराइयां हैं, वो सब समझते हैं। September 27 ऑनवर्ड ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस विल बी लाइव स्ट्रीम। तो 27 सितंबर के बाद सारी की सारी लाइव स्ट्रीम हो रही हैं। तो बैकग्राउंड ये है कि स्वप्निल त्रिपाठी जजमेंट आया था 2018 का, उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया दैट अ लाइव टेलीकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, जो लाइव टेलीकास्ट होगा कोर्ट प्रोसीडिंग्स का, वो पार्ट है राइट टू एक्सेस जस्टिस का। और राइट टू एक्सेस जस्टिस किसके अंदर आता है? वापस से आर्टिकल 21 के तहत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस से सवाल पूछ सकता है कि राइट टू एक्सेस जस्टिस वो किस आर्टिकल के तहत आता है, तो ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। सेवरल ऑफ द कंट्रीज हाई कोर्ट्स ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम देयर प्रोसीडिंग्स थ्रू देयर यूट्यूब चैनल्स। तो अपने अपने यूट्यूब चैनल्स के थ्रू अलग अलग कंट्री की, मतलब भारत में जो अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं अलग अलग राज्यों की, उन्होंने लाइव स्ट्रीम करा है अपनी प्रोसीडिंग्स को। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीम्ड इट्स प्रोसीडिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम किया था। तो क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं अगर हम फेवर में देखें लाइव स्ट्रीमिंग के, कि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए है? पहला बात तो ये कहता है द केस फॉर लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिक नेशनल इंपॉर्टेंस इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट केसेस में उन केसेस की तो ज़रूर होनी चाहिए जो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के हों, जहाँ पे संवैधानिक नेचर के हों, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन हो, और नेशनल इंपॉर्टेंस की हो, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर उसमें बात की जा रही है, या राष्ट्रीय स्तर से लेकर हम देखें तो कुछ भी नेशनल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात देखें तो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस है। एंड मे इम्पैक्ट वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स लाइफ, और ये लोगों की ज़िंदगी की जो अलग अलग आस्पेक्ट्स हैं, आयाम हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। इट विल इंक्रीज लीगल लिटरेसी। जो लीगल लिटरेसी है यानी कि लोगों के अंदर जो कानूनी साक्षरता है वो बढ़ेगी। एंड पोटेंशियली एनहेंस द पब्लिक्स कॉन्टीन्यूअस एंगेजमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। और इससे लगातार लोगों के अंदर एंगेजमेंट रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और कानूनों के लिए।
द राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि RTI, एक्सेस टू जस्टिस, द नीड टू बिल्ड द राइट परसेप्शन अलॉन्ग विद द नीड टू एजुकेट कॉमन पीपल आर ऑल स्ट्रॉन्ग रीजन्स इन फेवर ऑफ अलाउइंग लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें RTI की, जस्टिस को एक्सेस करना है, नीड टू बिल्ड द राइट परसेप्शन, और लोगों को, कॉमन लोगों को सभी चीज़ों के बारे में इस बारे में जानकारी दिलवानी, ये सभी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं इस फेवर में कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लाइव हो जाना चाहिए। यानी कि कोर्ट में जो भी हो रहा है वो नॉर्मली लोगों को यूट्यूब चैनल्स के थ्रू या टीवी के थ्रू बाय एनी अदर मीन्स वो लोगों को पता चलना चाहिए कि कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। यानी कि अगर जजेस के सामने लॉयर्स अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं तो वो किस बेसिस पे रखते हैं, जजेस उनको किस तरह से सुनते हैं, जजेस उनको किस तरह से देखते हैं, यानी कोर्ट की फंक्शनिंग। देखिए अब तक हमने जो कोर्ट देखी है, नॉर्मल लोगों ने जो कोर्ट देखी है वो फिल्मों के थ्रू ही देखी है। हम फिल्मों के थ्रू ही कोर्ट को देखते हैं और उसके थ्रू ही लोगों के दिमाग में परसेप्शन बना हुआ है कि कोर्ट में काम कैसे होता होगा। लेकिन अगर लाइव स्ट्रीमिंग होगी और कोर्ट में एक्चुअली में काम कैसे होता है वो अगर देखने को मिलेगा तो उससे आपको समझ में आएगा कि कोर्ट के अंदर काम कैसे होता है, जजेस कैसे आर्ग्यूमेंट सुनते हैं लॉयर्स की और उसके ऊपर अपनी टिप्पणी क्या देते हैं, अपना फीडबैक क्या देते हैं। इट विल ब्रिंग डिसिप्लिन एंड इम्प्रूव द कंडक्ट ऑफ जजेस एंड लॉयर्स। इससे डिसिप्लिन भी आएगा और जो कंडक्ट ऑफ जजेस हैं यानी कि जजेस का और लॉयर्स का जो कंडक्ट है, रवैया है वहाँ पे काम करने का, उसमें भी एनहेंसमेंट होगा क्योंकि उनको पता है कि आपको सारी दुनिया देख रही है, पूरे भारत की जनता देख रही है, तो वो थोड़ा सा इस चीज़ से सजग रहेंगे। एज दे आर अवेयर दैट द पब्लिक ऑफ वॉचिंग, क्योंकि पब्लिक देख रही है तो आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। बाय ब्रॉडकास्टिंग मैटर्स विच हैव अ बियरिंग ऑन इम्पॉर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट इशूज such as entry of women to the Sabrimala temple, public as a group can give their opinion to the respective local government। तो अब मान लेते हैं कुछ जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि 2018 में बहुत ज़्यादा चला साबरीमाला इशू को लेके कि साबरीमाला मंदिर जो कि केरला का मंदिर है, लॉर्ड अयप्पा का जो टेम्पल था, तो केरला में जो लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है साबरीमाला, उसमें विमेन की एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एक पब्लिक इंटरेस्ट का इशू रहा। पूरा जो महिला वर्ग था वो उसके इंटरेस्ट की बात थी, तो इसके लिए वहाँ पे अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं पर्सन्स लोकल गवर्नमेंट को। इट कैन एड्रेस द मीनेंस ऑफ फेक न्यूज़। जो मीनेंस है यानी कि जो एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो गलत रिपोर्टिंग होती है, फेक न्यूज़ होती है या फॉल्टी रिपोर्टिंग होती है, एज द फैक्ट्स कैन बी चेक्ड बाय एवरीवन, क्योंकि फैक्ट जो है सभी लोग चेक कर सकते हैं। इंडिया स्टैंड्स अलोन अमंग लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज इन नॉट मेंटेनिंग ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स और इवन अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत जो बहुत अच्छी डेमोक्रेसीज़ हैं पूरी दुनिया में से, लोकतंत्र देश हैं, उनमें से एक देश ऐसा है जो ना तो अपने कोर्ट प्रोसीडिंग्स की जो कोर्ट में चीज़ें होती हैं ना तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार करता है अपने देश की जनता के लिए, ना ही उसको लाइव स्ट्रीम करता है। बाकी ज़्यादातर डेमोक्रेसीज़ जो हैं पूरी दुनिया भर में, विश्व भर में, वो सभी अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स की या तो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या ट्रांसक्रिप्ट दिखाते हैं, यानी कि जो वहाँ पे चीज़ें होती हैं, जो बातचीत होती है सभी के बीच में, उसको बाहर पब्लिक के लिए जारी किया जाता है। तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में अगर हम देखें, जो लोग मना करते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, अगर हम वो चीज़ देखें तो पहला तो आता है फियर ऑफ मिसयूज़, यानी कि मिसयूज़ का खतरा है, कि एक डर है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको कहीं से छोटा सा काट दिया और उसको आपने मिसयूज़ करके गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया। सोशल मीडिया हैज़ ऑन द होल वीकेंड डेमोक्रेसी। अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को कमज़ोर किया है। स्निपेट्स ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस, यानी कि जो छोटी छोटी क्लिपिंग्स हैं जुडिशियल प्रोसेस की, वंस अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन कैन बी यूज फॉर सेंसेशनलिज्म एंड डिसइंफॉर्मेशन, यानी कि वहाँ पे सनसनीखेज एक खबर फैलाने के लिए या डिसइंफॉर्मेशन करने के लिए, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन थी आपने उसको गलत तरीके से प्रचार किया, दुष्प्रचार करने के लिए, यानी कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सम ऑफ द हाई कोर्ट, जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट ने, कर्नाटका हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने अपनी लाइव स्ट्रीम भी की हैं, आर्काइव्ड वीडियोज़ अवेलेबल। दे आर सीइंग स्प्लाइस्ड वीडियोज़ ऑफ देयर प्रोसीडिंग्स स्प्लैश्ड ओवर यूट्यूब। अब देखिए जो गुजरात हाई कोर्ट की या पटना हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनके अलग अलग यूट्यूब चैनल्स ने क्या किया है, उन्होंने क्या किया, उन प्रोसीडिंग्स को छोटा छोटा काट दिया और उनमें से कोई एक आशय लिया, कोई एक आस्पेक्ट लिया जो 2 मिनट की, 3 मिनट की या 4 मिनट की वीडियो थी, और उसको अपने यूट्यूब चैनल पर चला दिया काट काट के। तो यानी कि इससे क्या हुआ है कि इससे उन्होंने ये पाया कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए चीज़ें चलाई गई थी, उसका मिसयूज़ होना शुरू हो गया। वीडियोज़ आर शेयर्ड थ्रू व्हाट्सएप विच टेक्स अ क्लिप ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स, क्लिप फ्रॉम अ क्वेश्चन ऑब्लिक ऑब्जर्वेशन बाय अ जज
और लॉयर मेक्स प्रोपेगेंडा वीडियोज़ ऑफन डिमोनाइजिंग दी प्रोफेशनल। अब इससे क्या होगा कि व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर कर दी जाएंगी, छोटी छोटी क्लिप्स बना के। मान लेते हैं किसी में जज ने कोई सवाल पूछा है, तो अब उसको सनसनी बनाने के लिए, लोगों में अराजकता फैलाने के लिए वहाँ पे क्या करा जा सकता है, उन सब चीज़ों को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। इफ़ पोर्शंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स कैन बी सर्कुलेटेड इन शॉर्ट मिसलीडिंग कैप्सूल्स ऑन सोशल मीडिया, जजेस एंड लॉयर्स अलाइक may self-censor during live stream proceedings. This will have the undesirable effect of sanitizing the oral proceedings. हम मान लेते हैं अगर ऐसी दिक्कतें आएंगी तो क्या होगा, जज होगा या लॉयर होगा, वो खुद ही सोचेंगे कि हम ऐसा कुछ ना बोलें, वो शांत रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। और इससे क्या होगा कि जो जजेस ओरल आर्ग्यूमेंट्स दिया करते थे, ओरली पूछा करते थे, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जजेस अभी कुछ पूछेंगे ही नहीं, ओरली आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे वहाँ पे, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर वो ओरल आर्ग्यूमेंट्स करेंगे तो वहाँ पे फिर वो चीज़ें पब्लिक में लाइव स्ट्रीम होंगी और पब्लिक जो है फिर उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करेगी। नेक्स्ट आता है ऑल्टर्ड डिसीजन ऑफ जजेस एंड बिहेवियर ऑफ लॉयर्स। तो इंट्रोड्यूस विदाउट सेफगार्ड्स, लाइव स्ट्रीमिंग हैज़ द पोटेंशियल टू हैव टू सबकॉन्शियस इफेक्ट्स ऑन जजेस। पहला तो ये है कि ड्यूरिंग हियरिंग्स जजेस में नॉट आस्क क्वेश्चंस। अब देखिए, अब ये भी हो सकता है कि जजेस क्वेश्चंस ही ना पूछें, क्योंकि उनको पता है कि जजेस अगर क्वेश्चन पूछेंगे उसका जो भी आंसर होगा फिर वो पब्लिक में उसका सनसनी बनेगी या लोगों के अंदर दिक्कतें आ सकती हैं। यानी कि मे नॉट आस्क क्वेश्चंस और मेक कमेंट्स दैट कुड बी परसीव्ड एज अनपॉपुलर। माने तो ये माने कि जो हो सकता है कि लोगों में प्रिय ना हो, अलोकप्रिय अगर कुछ कमेंट्स हैं तो फिर जजेस चाहेंगे कि उससे वे बचें, कंट्रोवर्सी में ना पड़ें। सेकंड, देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ ओरल ऑब्जर्वेशंस इन द कोर्ट। कि ओरल ऑब्जर्वेशन होता है यानी कि जो रिटर्न नहीं है, यानी कि जो जजेस ने सिर्फ ऐसे ही पूछा या बातचीत करी, उसको रिटर्न में नहीं कहा गया, विच आर नॉट बाइंडिंग ऑन पार्टीज। ओरल ऑब्जर्वेशन जो होती हैं कोर्ट की, वो बाइंडिंग नहीं होती है पार्टीज पे, रिप्लेसिंग रीजनड जजमेंट एंड ऑर्डर्स दैट आर कॉन्सिक्वेंशियल। Live streaming may accentuate this trend with the reportage being focused on the oral process rather than the final verdict. तो लाइव स्ट्रीमिंग से क्या होगा कि जो ओरल प्रोसेस हो रहा है, जिसमें जजेस ओरल कुछ रिमार्क्स दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन चीज़ों को ही आप एक रिजल्ट के रूप में छापना शुरू कर देंगे, लोगों के सामने दिखाना शुरू कर देंगे और फाइनल रिजल्ट तक पहुँचेंगे ही नहीं, उससे पहले ही अपने अपने रिजल्ट डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे। लॉयर्स अवेयर ऑफ देयर न्यू ऑडियंस may choose to grandstand and play to the gallery, especially in the case they expect to lose. फिर live streaming has the potential to simultaneously suppress desirable speech. अब इससे मतलब दिक्कतें काफ़ी आ सकती हैं। तो हमने दोनों एस्पेक्ट देख लिए हैं कि दिक्कतें क्या आ रही हैं और लाइव स्ट्रीमिंग से फ़ायदा क्या होगा, दोनों चीज़ों को हमने देख लिया है। दूसरे फीयर्स क्या हो सकते हैं कि तो ट्रायल एंड अपील प्रोसेस ऑफ सम केसेस में टेक मंथ्स और ईयर्स। अब मान लेते हैं ट्रायल है, फिर उसमें अपील होती है, इस चीज़ में कई महीने या कई साल तक लग जाते हैं। और सो इट वुड नॉट बी रीजनेबल टू होल्ड अ लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो वहाँ पे फिर अब लाइव ब्रॉडकास्ट कैसे होगा उस चीज़ का। फिर इफ़ देयर इज़ लाइव ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एन इशू ऑन पब्लिक इंटरेस्ट केस और मैटर्स विच हैव अ प्राइवेसी डायमेंशन। मान लेते हैं कोई पब्लिक इंटरेस्ट का तो इशू है, लेकिन वो एक प्राइवेसी डायमेंशन के थ्रू आ रहा है, यानी कि किसी फैमिली का कोई मैटर हुआ और उस फैमिली का जो मैटर है उस वजह से वो एक बड़े लार्जर इशू की अगर हम बात करें तो लार्जर इंटरेस्ट में वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात भी आती है। जैसे शायरा बानो केस रहा तो अब जो शायरा बानो केस है उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे तलाक की बात आई, मान लेते हैं ट्रिपल तलाक का जो वर्डिक्ट आया। वैसे तो वो फैमिली मैटर था, लेकिन वो लार्जर इशू में देखें तो पूरा जो मुस्लिम महिला का समाज जो था उन सब के लिए वो एक केस निकाल के आए। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे अपनी प्रोसीडिंग सुनाई, अपने रिजल्ट सुनाया उसमें। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो इशू आता है उसके अंदर प्राइवेसी डायमेंशन भी हो सकता है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर फैमिली से संबंधित भी हो सकता है। तो सच एज फैमिली मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स में कोज सोशल अनरेस्ट, यानी कि समाज में अशांति भी हो सकती है, यानी कि सामाजिक अशांति भी फैल सकती है उसकी वजह से। तो ये भी दिक्कतें हैं यहाँ पे। देर इज़ अ चांस दैट लाइव प्रोसीडिंग्स कैन बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेस। और ये भी हो सकता है कि लाइव प्रोसीडिंग्स को कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन। तो केयरफुल सिलेक्शन फॉर केसेस फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। पहली बात तो हम ये सिलेक्शन करें कि सभी केसेस का आउटराइटली हम ये ना कहें कि सारे के सारे केस लाइव स्ट्रीम होंगे। हम कुछ केसेस को डिफाइन करें, कुछ केसेस की लिमिट बनाएं कि इन केसेस को ही हमें क्या करना है, इन केसेस को ही लाइव स्ट्रीम करना है। नोट अपलोडिंग आर्काइव्ड स्ट्रीम्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट until it is legally oblique technology possible to ensure that such videos कैन नॉट बी स्प्लाइस। तो इनका कहना यह है कि हम तब तक अपलोड ना करें सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स या लाइव प्रोसीडिंग्स तब तक ना करें जब तक हम ये इंश्योर ना कर लें कि उस चीज़ को हम बीच में से काट कर, जो लोग अपने चैनल्स पे चलाते हैं यूट्यूब पे या कहीं और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं और दिखा रहे हैं, किसी और ऐप के थ्रू शो कर रहे हैं,
तो जब तक ये चीज़ हम इंश्योर कर सकें कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, उसके बाद ही जाके हम उसको प्रोसीडिंग्स को दिखाएं, वरना प्रोसीडिंग को ना दिखाएं। नेक्स्ट आता है लॉ अगेंस्ट एनिमल क्रूअल्टी एंड द रिडिकुलसली लो फाइन्स फॉर ऑफेंडर्स। तो एनिमल क्रूअल्टी के ऊपर बात की जा रही है कि जो एनिमल्स के ऊपर जो क्रूअल्टी होती है तो उसके लिए क्या लॉ है और किस तरह से काम हो रहा है। तो रिसेंटली एक डॉक्टर को उसने अपनी गाड़ी से एक कुत्ते को बांध दिया, एक डॉग को बांध दिया और उसको फिर खींचता ले गया, जिसके वजह से उसको काफ़ी इंजरीज आई उस डॉग को और वो मतलब मरते मरते बचा, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो रिसेंटली अ डॉक्टर फेसेस चार्जेस अंडर सेक्शन 428 यानी कि मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल्स, यानी कि किसी जानवरों को बहुत सताने की बात की जा रही है, ऑफ द आईपीसी। और सेक्शन 11 है ट्रीटिंग एनिमल्स क्रूअल्टी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, पीसी एक्ट 1960। तो पीसी एक्ट जो है 1960 के सेक्शन 11 और सेक्शन 428 जो है आईपीसी का 1860 का, तो उसके तहत उस पर्सन को चार्जेस लगाए गए हैं। इफ़ कन्विक्टेड अंडर द पीसीए एक्ट एंड फाउंड टू बी अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, डॉक्टर को सिर्फ 10 रुपये से लेके 50 रुपये तक का फाइन ही लगेगा। यानी कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी एनिमल्स एक्ट जो 1960 में बनाया गया था उसको अब तक अपडेट नहीं किया गया, क्योंकि 1960 में 10 रुपये या 50 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पे एक नॉर्मल पर्सन की अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस में होता था, नॉर्मल सैलरी 70 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये की हुआ करती थी। तो उस टाइम पे 10 से 50 रुपये का फ़ाइन लगना अपना में बहुत बड़ी बात होती थी 1960s के टाइम के हिसाब से। लेकिन आज के टाइम से अगर हम यही फ़ाइन को 10 से 50 रुपये की जगह 10,000 से 50,000 रुपये कर दिया जाए तो हो सकता है कि इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा लोगों पे और वो इन चीज़ को करने से बचेंगे। क्योंकि जिस तरह से उस ज़माने में 1960s के टाइम पे 10 या 50 रुपये की वैल्यू हुआ करती थी, आज के टाइम पे उतनी ही वैल्यू 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की हो गई है। तो द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 देखें अगर, तो ये पहली बात तो ये डिफाइन करता है कि एनिमल्स के लिए क्रूअल्टी क्या है, क्या क्रूरता है जो हम जानवरों के प्रति करते हैं। इट इंक्लूड्स ओवर बर्डनिंग, मान लेते हैं जैसे कि जो बुलक कार्ट होती है ना, या तांगा होता है, वहाँ पे मान लेते हैं आप ओवर बर्डनिंग कर रहे हैं, उस जानवर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन डाल दिया, ओवर वर्क करवा रहे हैं, उसको खाना नहीं दे रहे हैं, एनिमल को पानी नहीं दे रहे हैं, शेल्टर नहीं दे रहे हैं, या उसको मार रहे हैं किसी भी जानवर को, तो वो सब चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं वो पीसी एक्ट 1960 के तहत इंक्लूड होती हैं। इट लेज डाउन पनिशमेंट एज इन द केस ऑफ अ फर्स्ट ऑफेंस अ फाइन शेल नॉट बी लेस देन 10 रुपीज़। अब पहला बात ये था कि उसमें जो 1960 के एक्ट के तहत अगर हम देखें कि अगर आप पहली बार ऑफेंस कर रहे हो तो फाइन 10 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, बट में एक्सटेंड टू 50 रुपीज़, लेकिन 10 से 50 रुपये के बीच में हो सकता है। इन द केस ऑफ अ सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस, और मान लेते हैं आप फिर सेकंड टाइम करते हो या थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, यानी उसके बाद जब भी आप कर रहे हो, तो कमिटेड विद इन 3 years ऑफ द प्रीवियस ऑफेंस विद अ फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 25 रुपीज़, तो उसमें कम से कम 25 रुपये का फाइन लगेगा और आपको 100 रुपीज़ तक लग सकता है विद इन इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months और विद बोथ, यानी कि 3 महीने की कैद हो सकती है या 25 रुपये से 100 रुपये तक का जुर्माना लगेगा इनमें से, और या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं कि 3 महीने की कैद भी हो जाए और 25 से 100 रुपये का जुर्माना भी हो जाए, यानी कि 25,000 से 1,00,000 रुपये इसको कर देना चाहिए, तभी जाके कुछ काम सही हो पाएगा। इट डिफाइंस एनिमल्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, सभी तरह के जानवरों को ये डिफाइन करता है। इट एंश्राइंस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एनिमल वेलफेयर बोर्ड, तो फिर इसमें यह भी कहा गया है पीसी एक्ट के तहत कि एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, उसकी पावर्स क्या हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं, ये सब चीज़ें कही गई हैं। इट डिस्कसेस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रूअल्टी, अलग अलग तरह की जो क्रूअल्टी हैं, क्या एक्सेप्शन है, किस तरह से आप मार सकते हैं, द किलिंग ऑफ अ सफरिंग एनिमल इन केस एनी क्रूअल्टी हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट इट टू रिलीव इट फ्रॉम फर्दर सफरिंग। मान लेते हैं किसी जानवर को सताया गया है, मारा गया है और वो अधमरा है अभी कहने में, यानी कि अधमरा इस तरह से मान के चलिए कि अभी उसकी पूरी जान नहीं गई है, लेकिन ये है कि वो काफ़ी पीड़ा में है। तो अब हम क्या करें कि या तो उस जानवर को ऐसे ही छोड़ दें, उस एनिमल को ऐसे ही छोड़ दें कि वो तड़पता रहे, या फिर हम, अब वो सही नहीं हो सकता है मान लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको यूथेनेशिया जिसको कहा जाता है कि यानी इसको खुद मार दिया जाए जिससे कि वो तड़पे ना, यानी कि फर्दर सफरिंग उसको ना हो, ये कहने की बात की जा रही है। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एनिमल्स फॉर साइंटिफिक पर्पसेस। अब देखिए जैसे डॉक्टर्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या साइंटिस्ट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस के लिए एनिमल्स को ये भी कहा जा रहा था कि अगर हम जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये भी तो एक क्रूअल्टी हुई, तो ये भी एक क्रूरता है कि जानवरों को हम, जैसे जो डॉक्टर्स थे बायोलॉजी के अंदर जो पढ़ते थे उन सब चीज़ों के अंदर वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे, जो क्रूरता है उसको भी कम करने की या ख़त्म करने की बात कही जा रही थी। इट एंश्राइंस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एग्जीबिशन ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल्स। अब परफॉर्मिंग एनिमल्स कैसे होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि मान लेते हैं कॉक फाइट हो रही है, कहीं पे मुर्गों को लड़वाया जा रहा है,
या कबूतर उड़ाने की जो प्रैक्टिस होती है वो करी जा रही है, या जो एक आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं बुलक कार्ट की रेस होती है। कई बार न्यूज़ आई है कि तमिलनाडु में जो रेस होती थी या कर्नाटका के अंदर जो हो रहा था, तो उसमें जो परफॉर्मिंग एनिमल्स हैं तो उनके ऊपर भी उनको भी क्रूरता से कहा जा रहा है। या फिर ऐसे मान के चलिए कि हम हाथी की सवारी करते हैं, ऊँट पे बैठते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि वो देखा जाए तो अपने आप में पालतू जानवर नहीं है, वो डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं हैं, वो जंगल के जानवर हैं। तो अब वहाँ पर अगर वो एक फॉरेस्ट एनिमल है और उसको आपने ट्रेन किया है, टेम किया है, तो उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा वो मार्क्स होते हैं जो अगर वो उनको भी छुपा के रखते हैं। ऐसा अगर आप देखेंगे कभी भी तो एक हाथी की बॉडी पे कहीं जगह पे आपको पेंट मिलता है कि वो अलग अलग पेंट करके रखते हैं, डिज़ाइन से बना के रखते हैं। वो डिज़ाइन क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके पीछे जो घाव होते हैं उस जानवर के, उसको छुपाया जाता है। और वो घाव क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको सताया जाता है। एंड ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट द परफॉर्मिंग एनिमल्स, और जो परफॉर्मिंग एनिमल्स के खिलाफ जो ऑफेंसेस किए जाते हैं। इसी के एक्ट के बाद से ये भी हुआ कि सर्कस में पहले बहुत सारे जानवरों को यूज़ किया जाता था, बाद में सर्कस के अंदर उन जानवरों को यूज़ करना भी कम कर दिया गया। इट प्रोवाइड्स फॉर द लिमिटेशन पीरियड ऑफ 3 months बियॉन्ड विच नो प्रोसिक्यूशन शैल लाई। तो हु हैज़ कॉल्ड फॉर अमेंडमेंट्स एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स? तो अब किस ने कहा है अमेंडमेंट लाने के लिए? तो पहली बात आती है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेज ए नागराज और अदर्स का केस होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ प्रॉपर अमेंडमेंट to the PC Act and to provide an effective deterrent, and that for violation of Section 11 adequate penalties and punishment should be imposed। तो सुप्रीम कोर्ट का एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज केस में ये कहना है कि पार्लियामेंट से ये उम्मीद लगाई जाती है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 है उसमें प्रॉपर्ली अमेंडमेंट लेके आए, और जो सेक्शन 11 है उसको प्रॉपर्ली अमेंड करे और ये देखे कि उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। जो फ़ाइन की क्वांटिटी है, फ़ाइन का अमाउंट है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर जो फ़ाइन का अमाउंट बढ़ाने से लोगों के अंदर एक डेटरेंट आएगा, लोग जो हैं चीज़ों को करने से डरेंगे। अगर मान लेते 10 से 50 रुपये का ही फ़ाइन लगाने की बात की जा रही है तो उससे किसी भी पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ 10 से 50 रुपये की जगह 10,000 से 50,000 रुपये कर दिया जाए, या 1 लाख से 5 लाख रुपये कर दिया जाए, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर आप कह देंगे कि अगर आपने किसी डॉग को या किसी कुत्ते को या किसी भी जानवर को आपने कुछ करा तो आपके ऊपर 10,000 रुपये का फ़ाइन लगेगा, 20,000 रुपये का फ़ाइन लगेगा, तो कोई भी पर्सन, बहुत मुश्किल है कि कोई पर्सन ऐसा करना चाहेगा या करेगा। नेक्स्ट आता है किशनगंज MP ब्रॉट अ बिल टू पार्लियामेंट। 2020 में एक पार्लियामेंट में बिल लेके आए किशनगंज के MP। बिल ने ये कहा कि मैक्सिमम पनिशमेंट शुड बी हाइक्ड टू अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज़। वही जो मैं कह रहा था आपसे कि 10,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, बट विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपये तक, और इसमें 1 साल की कैद भी हो सकती है और 25,000 रुपये तक का फाइन भी लग सकता है। ये होना चाहिए। किशनगंज के MP लेके आए थे, बहुत बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इन द केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफेंस, उसके बाद अगर कोई ऑफेंस करता है तो 50,000 रुपये से लेके होना चाहिए, 50,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए फ़ाइन, और 1 लाख रुपये तक वो एक्सटेंड हो सकता है। और जेल जो है वो 2 साल तक हो सकती है, यानी कि 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 1 साल से ऊपर होनी चाहिए, और 2 साल तक की वो जेल हो सकती है। यानी कि काफ़ी एक अच्छा अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है। बाकी ये बात है कि वो नहीं हुआ। फिर केंद्रपारा MP हैं उड़ीसा से, वो प्रपोज किया उन्होंने एक बिल रिगार्डिंग एक्सपेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ क्रूअल्टी। ये 2021 में केस आया, या 2021 के अंदर एक प्रपोज किया गया एक बिल पार्लियामेंट के अंदर। बिल प्रपोज टू इंक्लूड इवेंट्स वेयर एनिमल्स आर सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी आइदर ड्यूरिंग द स्पोर्ट और एक्टिविटी, है ना, स्पोर्ट के दौरान एक्टिविटी मतलब जो कर रहे हैं वो, एंड एनीवन हु स्किन्स, यानी कि कोई किसी खाल उतार दे रहा है, मारता है, मार देता है, और फॉर सुपरस्टिशन, मान लेते कोई सुपरस्टिशन के लिए, और एक्सट्रैक्ट पार्ट्स ऑफ एनी लाइव एनिमल्स थ्रू प्रोसीजर विच कॉजेज पेन एंड सफरिंग। डायनामाइट सिस्टम, मान लेते हैं कुछ लोग अपने क्या कर रहे हैं कि नदियों में मछली को पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं कि वहाँ पे डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पानी के अंदर बम फोड़ते हैं। तो पानी के अंदर बम फोड़ने से की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि जो मछलियाँ हैं वो एकदम परेशान हो जाती हैं, उसके वजह से वो इधर उधर भागने लगती हैं, जिसके वजह से ईजिली वो पकड़ में आ जाती हैं। तो डायनामाइट करना, डायनामाइट जलाना स्ट्रीम्स में, नदियों में और दूसरी पानी की बॉडीज़ में, जिससे कि फ़िशिंग करने के लिए, वो चीज़ों को मना किया गया है। इलेक्ट्रीफाइज अ फेंस, कि आप एक फेंस को आपने जो चारों तरफ तारबंदी कर रखी है उसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया, जिसके से सुनने में आता है काफ़ी ज़्यादा हाथी मर जाते हैं, तो वो भी मना किया गया है। विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ वेयर बाय पेन एंड सफरिंग आर कॉज टू एनिमल, जिससे कि कोई भी एनिमल उसे टकराएगा तो वो मर जाएगा। अप्रैल 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस प्रपोज किए, उसको देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स दी पेनल्टी कैन गो अप टू ₹75,000 पर एनिमल। तो अप्रैल 2021 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज करे चेंजेस, उसमें यह आया कि 75,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है पर एनिमल, और 3 times द कॉस्ट ऑफ द एनिमल एज डिटरमाइंड बाय द ज्यूरिसडिक्शनल वेटरनरियन। दोनों का कहना यह था
कि वेटनरियन के थ्रू जो उस एनिमल की कीमत होगी उसका 3 गुना चार्ज आपके ऊपर, उसका 3 गुना फाइन आपके ऊपर लगेगा और 3 साल तक की आपको कैद होगी। पीसीए एक्ट का अगर हम क्रिटिसिज्म देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है, इसको समझते हैं। द लॉ वॉज इनेक्टेड टू प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन एनिमल्स, हाउएवर दिस फ्रेज इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द एक्ट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो एक्ट बनाया गया था ये इसलिए नहीं बनाया गया था कि लोगों को डराया जाए कि आप इस जानवरों को दिक्कत ना करो, ये इसलिए बनाया गया था कि जिससे जानवरों को दिक्कत ना हो, यानी उनको सफरिंग ना हो, उनको अननेसेसरी पेन ना हो और कोई ये चीज़ ना करे, इसलिए बनाया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूरे एक्ट में ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फ्रेज़ है, इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया हुआ, ये पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि व्हाट डू यू मीन। हम चाहते क्या है ये कहना कि पेन का क्या मतलब है किसी जानवर के लिए, इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ अ क्लियर स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, क्रूशियल क्वेश्चंस ऑफ एनिमल वेलफेयर टू द सब्जेक्टिव मॉरल कंपस ऑफ जजेस आर लेफ्ट बिहाइंड। अब इसके वजह से क्या है, एक वाइड वैरायटी मिल जाती है आपको कि इसको हम अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट ही कर सकते हैं। फिर हम अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि इससे कहना क्या चाह रहे हैं। सेक्शन 11 क्रिमिनलाइजेज सेवरल फॉर्म्स ऑफ एनिमल क्रूअल्टी एंड सब सेक्शन 3 कार्व्स आउट एक्सेप्शंस फॉर एनिमल हस्बेंड्री प्रोसीजर, जैसे कि डी हॉर्निंग, मान लेते हैं किसी का जो सींग है उसको आपने काट दिया, कास्ट्रेशन, नोज़ रोपिंग, नोज़ में अगर हम देखते हैं जो लोग तांगा चलाते हैं या बुग्गी चलाते हैं, वहाँ पर जो उनके एनिमल होते हैं उसके नोज़ पे रोप डाल देते हैं, यानी कि उसको, जिससे कि वो एक बहुत ही पेनफुल चीज़ है। एंड ब्रांडिंग का मतलब क्या हुआ कि उसकी स्किन को शेव करके वहाँ पे उसकी ब्रांडिंग कर देते हैं, यानी कि अपना नाम लिख देते हैं। सेक्शन 11 लिस्ट्स अ सीरीज ऑफ ऑफेंसेस विच वेरी फ्रॉम अबेंडनिंग एन एनिमल टू किकिंग इट, यानी कि आप सेक्शन 11 में ये सब चीज़ें हैं कि आपने किसी जानवर को छोड़ दिया, उसको आप लात मार रहे हैं, म्यूटिलेट कर रहे हैं, मार रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है GS3 से न्यूज़ आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट कि प्लास्टिक जो है अब ह्यूमन फूड चेन के अंदर इंट्रोड्यूस होने शुरू हो गई है, और जो प्लास्टिक का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा था, बढ़ता गया है पिछले समय में, पिछले 50 सालों में, उसकी वजह से आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं। रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड हैव फाउंड दैट स्मॉल पीसीज ऑफ प्लास्टिक, जिनको नैनो प्लास्टिक कह रहे हैं, कैन ट्रैवल अप टू ह्यूमन फूड वेब थ्रू प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड इवन फिश। इनका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक प्लांट्स के को जब पानी दिया गया तो मिट्टी के अंदर कुछ नैनो पार्टिकल्स थे प्लास्टिक के, तो वो प्लांट के अंदर आए। उस प्लांट को जब किसी इंसेक्ट ने खाया तो वो नैनो प्लास्टिक उसके अंदर चली गई, और फिर उसको जब किसी मछली ने खाया तो वो उसके अंदर चली गई, और फिर उस मछली को जब इंसान खाएगा तो वो जो नैनो प्लास्टिक है वो पूरे फूड चेन के थ्रू वो उस पर्सन के अंदर भी आ जाएगी, जो उसकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो नैनो प्लास्टिक्स क्या है अगर हम देखें तो नैनो प्लास्टिक्स टाइनी प्लास्टिक डेब्री हैं, यानी कि जो अवशेष बचे हुए हैं मेट पार्टिकल के, वो 1000 नैनोमीटर से छोटे हैं। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है कि 1 मीटर का 1 बिलियन है, यानी कि 1 बिलियन का मतलब हुआ कि 1 मीटर को 100 करोड़ से डिवाइड कर दोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 नैनोमीटर बोलते हैं। और ये 1000 नैनोमीटर से भी छोटा है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना छोटा पीस है प्लास्टिक का जिसको हम नैनो प्लास्टिक बोल रहे हैं। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज नैनो प्लास्टिक्स कैन लाइकली पास थ्रू फिजियोलॉजिकल बैरियर्स एंड एंटर ऑर्गेनिजम्स। सिंपल सी बात है, इतनी छोटी सी चीज़ है तो वो एंटर कर ही सकती है। कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स देख लेते हैं। तो क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव जो है वो मार्च 2021 में लॉन्च किया गया था। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया जो कि इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक है वो 7 सितंबर 1906 को फाउंड किया गया था। 1946 में दे वर द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ ब्रांच आउटसाइड द कंट्री। तो 1946 में वो पहला बैंक था भारतीय जिसने भारत से बाहर एक ब्रांच को ओपन किया था। तो कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको देखते हैं। पहला सवाल कहता है दिस वाज अ बैंक फाउंडेड इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में बैंक फाउंड किया गया था। कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया, इसको हम मान सकते हैं कि एक सबसे पुराना बैंक है भारत का। इट वाज इवेंचुअली क्लोज्ड एंड रीस्टार्टेड इन 1806। इसको बाद में बंद कर दिया गया, फिर 1806 में दोबारा स्टार्ट किया गया। इट लेटर बिकेम वन ऑफ द 4 बैंक्स दैट वर मर्ज टू फॉर्म द बैंक ऑफ मद्रास। फिर बाद में उसको वो 4 बैंकों में से एक था जिसको मर्ज करके बैंक ऑफ मद्रास बना दिया गया 1843 में। तो उस बैंक का को नाम बताना है और कब उसे फाउंड किया गया था। तो उसको बोलते हैं द मद्रास बैंक, फाउंडेड इन 1683 में इसको फाउंड किया गया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान अभी एक डिफंक्ट बैंक है, यानी कि अभी चलता नहीं है, अभी ख़त्म हो चुका है ये बैंक। इज कंसिडर्ड अमंग द फर्स्ट मॉडर्न बैंक इन कॉलोनियल इंडिया। तो भारत के अंदर जब भारत कॉलोनी था, यानी कि अंग्रेज भारत पे शासन करते थे, उपनिवेशिक काल के अंदर था, तो उस टाइम पे पहला मॉडर्न बैंक हम मान सकते हैं। इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय एन एजेंसी हाउस। एक एजेंसी हाउस के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एक तो आपको नाम बताना है कि वो एजेंसी हाउस कौन सा है,
और विच एजेंसी हाउस इस्टेब्लिश द बैंक ऑफ हिंदुस्तान? तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी। एजेंसी हाउसेज व ट्रेडिंग कंपनीज, तो ये क्या थे? ये ट्रेडिंग कंपनी थे। नेक्स्ट आता है, दिस इज एन इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक फाउंडेड इन 1920, 1920 में इसको स्टैब्लिश किया गया। दिस बैंक स्पॉन्सर्स द गोकुलम केरला FC, और इस बैंक का नाम क्या है? उसको पहले क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता है द CSB बैंक लिमिटेड। इसको पहले कैथलिक सीरियन बैंक लिमिटेड कहा जाता था। अगर कैथलिक सीरियन बैंक की हम बात करें तो कैथलिक सीरियन वुमेन जो थी, अभी अरुंधति रॉय की जो मदर थी, मैरी रॉय, अभी उनकी हाल ही में डेथ हुई है, तो उन्होंने बहुत ही फेमस केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैरी रॉय केस के नाम से भी आता है वो। और जो कैथलिक सीरियन वुमेन को उन जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा देने की बात भी कही जा रही थी, तो वो वहाँ से जजमेंट आया 2019 में। वो जजमेंट आया, काफ़ी लंबा 1960s 70s से वो केस लड़ा गया और 2019 में फाइनली उसमें वर्डिक्ट आया। द ओरिएंटल बैंक कॉरपोरेशन वॉज अ ब्रिटिश इंपीरियल बैंक फाउंडेड इन इंडिया इन 1842। दिस वॉज द फर्स्ट बैंक इन विच कंट्री, और दिस ऑल्सो वॉज द फर्स्ट बैंक टू इशू बैंक नोट्स इन द कंट्री। यानी कि हांगकॉन्ग का बात करा जा रहा है, जो कि अब चाइना का पार्ट है। तो दैट्स ऑल। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सेशन है, कोई भी आपका फीडबैक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।